हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम PCM बाय कुलदीप सर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। मींस जो एटम है उसकी रेडियस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, एटम की रेडियस के बारे में। Generally, the atomic size is expressed as the radius of the sphere. अब हमें यह नॉलेज होना जरूरी है कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, जिसमें हम जानते हैं कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आसपास सर्कुलर क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। उन ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ये सारा नॉलेज हमारे पास है। अब अगर हम एक स्फेयर की रेडियस की बात करें, हम एटम को एज ए स्फेयर ट्रीट करते हैं, तो अगर हम इन जनरल अगर एक स्फेयर की रेडियस की बात करें तो वो हम जानते हैं क्या होती है। क्या होती है स्फेयर की रेडियस? ये स्फेयर है, ये सेंटर है। अब सेंटर से जो सरकमफेरेंस होती है, जो सेंटर है और जो ये सरफेस वॉल्यूम है, तो सेंटर से जो सरफेस है वहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। सेंटर से जो आउटर सरफेस है यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, हम जानते हैं। तो ये अगर हम एक स्फेयर की रेडियस की बात करें तो हमें समझ में आता है क्या होती है। अब हम एटम को भी एज ए स्फेयर ट्रीट करते हैं, तो एटम में सेंटर के प्लेस पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें हम जानते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, तो हम जानते हैं कि एटम में ऑर्बिट्स होती है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट। हम जानते हैं ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन। हम ऑलरेडी ये प्रीवियस जो हमने यूनिट सेकंड के वीडियोस बनाए थे या जो सारे टॉपिक हमने पढ़े थे वहां हम पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि एटम के केस में जो न्यूक्लियस है वहां से आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वहां तक की अगर डिस्टेंस की हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये जो हम एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ऐसा नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन जैसे हम आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तो कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये जो हम वे पढ़ रहे हैं या ये जो तरीका हम देख रहे रेडियस निकालने का एटम की, ये क्वांटम मैकेनिक्स इसको क्या करती है, डिनाई करती है। देखते हैं कैसे। तो जनरली अगर बात करें तो एटॉमिक साइज को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बोला कि जनरली आप रेडियस की अगर बात करोगे तो रेडियस क्या होनी चाहिए, जो न्यूक्लियस है वहां से जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच की डिस्टेंस, शेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्लियर? अब but according to the quantum mechanics, position of electron is not certain in the atom। बहुत नॉलेज वाला मैटर है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है आपको कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन सर्टन नहीं होती है। Sometimes electron is closer to the nucleus and sometimes it is away from the nucleus। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, आप ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होती है sp-df, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, s सब ऑर्बिट में 1, p में 3। s सब ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल क्या होता है, डंबल शेप होता है। d क्या होता है, डबल डंबल होता है। हम सब पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि ऑर्बिटल वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 90% होती है। सब पढ़ चुके हैं हम।
आप मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल वाला वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ऑर्बिटल एग्जैक्टली समझ में आएगा। अगर आपको ऑर्बिटल में कोई भी डाउट है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे तो आपने देखा होगा कि ऑर्बिटल को हमने डॉटेड रीजन से रिप्रेजेंट किया था। मतलब ऑर्बिटल कुछ भी नहीं होता, एक रीजन होता है किसके अंदर, एटम के अंदर। तो आपने देखा होगा एस ऑर्बिटल को हमने डॉट 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 बनाए थे बहुत सारे, तो ये न्यूक्लियस मानो बीच में और मान लो एस ऑर्बिटल मुझे आसपास बनाना है, तो ये डॉट डॉट डॉटेड रीजन है पूरा। डॉटेड रीजन का मींस ये कि उस डॉटेड रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो आप गौर कीजिए कि अगर उस डॉटेड रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास भी हो सकता है और कभी दूर भी हो सकता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बता रही है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास है कभी दूर है, तो आप खुद गौर कीजिए आप रेडियस कैसे बताएंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है वहां जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन पास आएगा ऑर्बिट में रहेगी। मतलब ऑर्बिट भी जो है वो कभी न्यूक्लियस के क्या हो सकती है, पास कभी दूर। ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी पास या कभी दूर जा रहा है, मतलब हम इस तरीके से तो रेडियस बता ही नहीं सकते, क्योंकि रेडियस क्या होगी, चेंज होगी इस तरीके से। तो therefore distance of nucleus from the outermost shell of electron is not certain। मतलब जो न्यूक्लियस है वहां से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्टेंस क्या है, सर्टन नहीं है। Hence it is impossible to find atomic radius of an element। मतलब किसी एलिमेंट का एटम होता है और उस एटम की एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना तो संभव ही नहीं है। Therefore, in place of above definition, मतलब जो हमने ऊपर डेफिनेशन बोली है वो तो रॉन्ग है, वो तो हम यूज ही नहीं कर सकते। Few other working definitions are given for atomic radius। मतलब कुछ वर्किंग डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस के लिए दी गई। कौन कौन सी वर्किंग डेफिनेशन है, तो वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड बाय दिस डेफिनेशन। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है, उसमें एक डेफिनेशन है कोवेलेंट रेडियस और एक है वंडरवॉल रेडियस। मतलब एटम की रेडियस अगर निकालना हो तो या तो कोवेलेंट रेडियस से निकालते हैं या फिर वंडरवॉल रेडियस से निकालते हैं। हम अभी दोनों की बात करेंगे। तो कोवेलेंट रेडियस को देखें, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। द कोवेलेंट रेडियस में बी डिफाइंड as 1/2 of the distance between the center of nuclei of two similar atoms held together by purely covalent single bond। अब हम covalent bond हमने अभी पढ़ा नहीं है, हम जब यूनिट 4 में आएंगे तो हम वहां कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो मैं अभी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा आपसे, मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि दो एटम है और वो किसी बॉन्ड से, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, क्या है, आपस में जुड़े हुए। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, दो एटम है वो आपस में बॉन्डेड है, जुड़े हुए, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो हमें करना क्या है, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। ध्यान से सुनिएगा, एटम स्फेरिकल होता है, पर अब ये 2D में हम देख रहे हैं इसलिए हमें सर्कल शेप दिख रहा है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है। तो ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। क्लियर। अब आप कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे, तो ये जो दो एटम आपस में बॉन्डेड है, जिस बॉन्ड से बॉन्डेड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर। अगर हम इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दें, हाफ कर दें, चाहे इधर हम हाफ ले ले चाहे इधर हाफ ले ले, हमने इस पोर्शन में ले रखा है कि दोनों का हाफ करना है, तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इसका हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो या तो ये डिस्टेंस ले ले या ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। अगर हम, ये हमने H2 का एग्जांपल लिया, ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन
एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल। तो जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 0.74 एंगस्ट्रॉम होती है, उसका हाफ कर दें 0.37 एंगस्ट्रॉम कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। क्लियर। तो इसको अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाते हैं वापस कि कोवेलेंट रेडियस क्या है। द कोवेलेंट रेडियस में बी डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब किसी डिस्टेंस का हाफ करना है। किस डिस्टेंस का, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम। दो सिमिलर एटम हमने हाइड्रोजन लिए, उनके न्यूक्लियाई का जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस ले ली, उसको आधा कर दिया, ठीक। तो वो क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स डिवाइडेड बाय 2। किससे डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट में, एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁸ सेंटीमीटर के इक्वल होता है या 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो इन Cl2 मॉलिक्यूल, हमने अभी H2 का एग्जाम्पल नीचे देखेंगे, Cl2 भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो हर एटम की कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं ना, लेकिन आपको एटम की कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए उस एटम का क्या लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। हमने Cl2 मॉलिक्यूल लिया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स कितनी होती है, 1.98 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप, 0.99 एंगस्ट्रॉम क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेडियस आ जाएगी किसकी, क्लोरीन की। जनरली कोवेलेंट रेडियस इज कंसिडर्ड एट द एटॉमिक, मतलब जनरली जो कोवेलेंट रेडियस है उसको ही क्या कंसिडर किया जाता है, एटॉमिक रेडियस कंसिडर किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस, आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देखिए कि इमेजिनेशन क्या करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज डन बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ईटीसी। अब आप गौर कीजिए कि जो एटम से जो मॉलिक्यूल बना है वो हमें नॉर्मल आइज से थोड़ी नहीं देख सकता, वो तो बहुत छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि आप इमेजिन कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि मान लो हमारे पास में एक वेसल है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है हमने। तो हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है तो उसमें बहुत सारे H2 एटम्स हैं। H2 एटम मतलब H एटम्स और H2 मॉलिक्यूल्स बोलूंगा, अब मैं H2 मॉलिक्यूल्स बोलूं कि उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप गौर कीजिए, एक वेसल है, हमने क्या किया, एक्सरेस इंसिडेंट करवाई उस वेसल के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, और यहां एक फोटोग्राफिक प्लेट है। तो हमने क्या किया कि जो वेसल में हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स भरे, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, H2 जो मॉलिक्यूल, अब आप मैं एक ही H2 की बात कर रहा हूं। अब इमेजिन कीजिए कि एक H2 है, बहुत सारे H2 हम एक इमेजिन करते हैं, दोनों हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा। हम जानते हैं कि जो एटम है उसका मास कहां पे सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस पे। तो गौर कीजिए, जैसे एक्सरे आएगी न्यूक्लियस पे टकरा के क्या हो जाएगी, डिफ्रेक्ट होकर फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराएगी। दूसरा जो न्यूक्लियस है उससे भी टकरा के फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराएगी, दो स्पॉट बनेंगे। उन दोनों स्पॉट के बीच की डिस्टेंस हम क्या कंसीडर कर लेंगे, दो हाइड्रोजन एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन कहां से हुआ होगा, न्यूक्लियस से हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो मास होता है एटम का वो कहां सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस में। बाकी तो जो मैक्सिमम एरिया वो क्या होता है एटम में, वैकेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो determination of internuclear distance between two bonded atoms is done by X-ray diffraction, electron diffraction. Diffraction means रेस का कहीं पे टकरा के बेंट होना या मुड़ना बोल दे हम, क्लियर। In these methods, the beam of electron is, अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, is passed into a crystal of element. क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट मींस वही, हम यहां हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस ले लिया हमने। एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कैलकुलेटेड बाय डिफ्रेक्टेड रेस, जो मैंने आपको भी समझाया। इट्स हाफ जो है वो कोवेलेंट रेडियस होगी। तो हाइड्रोजन के गैस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी होती है, 0.74, उसका हाफ कर दो 0.37, ये कोवेलेंट रेडियस आ गई किसकी, हाइड्रोजन एटम की। बिल्कुल क्लियर है, ये हमने डायग्रामेटिकली बात भी कर ली। अब एक और रेडियस होती है क्या, वंडर वॉल्स रेडियस, ध्यान से सुनिएगा, वंडर वॉल्स रेडियस। अब ये क्या होती है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल।
इन द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। आप समझना क्या लिखा है, हमने कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए कितना मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, एक। यहां कितने मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स मींस 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट Cl2 मॉलिक्यूल, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, मतलब ये एक Cl2 मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इसका न्यूक्लियस X, इसका Y, इसका X डैश, इसका Y डैश। अब आप समझना करना क्या है, कोवेलेंट रेडियस निकालना हो तो क्या करना है, इंटरन्यूक्लियर, एक ही मॉलिक्यूल लेना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिखा है, उसका हाफ कर दे हम तो वो क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है Cl2 के केस में 1.99 होती है, उसका आधा कर देंगे तो क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस कितनी आ जाएगी, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो वो भी हमें यहां से क्लियर हो गया। अब आप सुनिए, ये कोवेलेंट रेडियस, हमें कोवेलेंट नहीं समझना है, वैन डर वाल समझना है। तो वैन डर वाल के लिए क्या करना है, एक Cl2 लिया, दूसरा Cl2 लिया, इस Cl2 का ये क्लोरीन, इस Cl2 का ये क्लोरीन। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स लेना और दोनों के एक एक एटम लेना है, जो नेबरिंग है, पास पास है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका जब आधा कर दोगे तो रेडियस जो आएगी वो क्या हो जाएगी, वैन डर वाल रेडियस हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.60 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैन डर वाल रेडियस 1.80 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन की कितनी है, 0.99। वैन डर वाल रेडियस कितनी है, 1.80। मेनली कोवेलेंट रेडियस को ही एटॉमिक रेडियस कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमें पढ़ना दोनों है। तो वैन डर वाल रेडियस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। इसमें फर्स्ट Cl2 सेकंड Cl2 मतलब 2 Cl2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे, लेकिन कोवेलेंट रेडियस के लिए एक ही लेना पड़ता है। क्लियर। अब half of the distance between the nuclei of 2 similar adjacent atoms belonging to the neighboring molecule, 2 neighboring molecule के एक क्लोरीन ले लिया, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिया, उसका आधा कर दिया, क्या आ गई, वैन डर वाल रेडियस आ गई। क्लियर। इन अदर वर्ड्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर नॉन बॉन्डेड एटम। अब आप गौर कीजिए कि ये दोनों बॉन्डेड है, ये दोनों बॉन्डेड है, ये दोनों आपस में बॉन्डेड नहीं है, इसलिए वहां लिखा है कि 2 सिमिलर नॉन बॉन्डेड एटम्स जो है उनके बीच की डिस्टेंस का आधा क्या होगा, वैन डर वाल रेडियस होगा। आई होप सो कि आपको वैन डर वाल रेडियस भी एग्जैक्टली समझ में आ गई है। तो जो वर्किंग डेफिनेशन थी कितनी थी, 2 कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस, लेकिन हम वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस को ही क्या कंसीडर करते हैं, एटॉमिक रेडियस कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में आ जाते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है उसका पीरियोडिक ट्रेंड मींस ये कि पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, और किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा। क्लियर। तो ये पढ़ने के पहले हमें अब पूरी पीरियोडिक टेबल क्या होनी चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो आप अब अगर हमें एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स अगर पढ़ना है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होगा, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होगा, उसको अगर हमें समझना है तो हमें पीरियोडिक टेबल को माइंड में लाना पड़ेगा। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड तो समझ में आएंगे, साथ में जो हम दूसरी और डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उन सब के ट्रेंड भी आपको इजीली समझ में आएंगे। क्लियर। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कौन आता है, हाइड्रोजन, उसके बाद कौन आता है, हीलियम। ये पहला पीरियड खत्म। 1s1 अकॉर्डिंग टू अबव लॉ बात करें, 1s2 ये पहली ऑर्बिट हो गई जिसमें 2 आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1s मतलब पहली ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में जाएगा, और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी s में जाएगा। अब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड ऑर्बिट
मतलब पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। अब ध्यान से सुनिएगा कि हम बात करते हैं पहले पीरियड की, तो ये हाइड्रोजन है। अब हम थोड़ी देर के लिए माइंड में रखें कि हम नोबल गैसेस जो दिख रही है, ये जो नोबल गैसेस नजर आ रही है, इनके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अब अगर मैं नोबल गैसेस के बारे में कोई डिस्कशन करने के लिए ना बोल रहा हूं, मींस अगर हम बात करें तो पहला जो पीरियड है उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन ही बच गया, तो हम पहले पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम बात करेंगे सेकंड से। सेकंड से क्या बात करनी है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब इसमें 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसमें जो 3 प्रोटॉन होंगे तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, फिर ये दूसरा प्रोटॉन, फिर ये तीसरा प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा पहली ऑर्बिट में, दूसरा भी पहली ऑर्बिट में, 1s1 1s2 और फिर 2s1। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां होगा? दूसरी ऑर्बिट में। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या बनाया मैंने? लिथियम। जैसे मैं बेरिलियम पे जाऊंगा, एक एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर अगर 4 हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर अगर 4 हो जाएगा तो कितने इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब आप गौर कीजिएगा, मैं जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाऊंगा, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिथियम की बात की, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बेरिलियम पे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा? एक प्रोटॉन कहां बढ़ेगा? यहां न्यूक्लियस में बढ़ेगा, यहां एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा? दूसरी ऑर्बिट में। आप ध्यान से देखिएगा कि ऑर्बिट चेंज नहीं होगी। अब मैं जब लेफ्ट से राइट जाऊंगा, जैसे मैं कहां जाऊंगा? बोरॉन में, तो जैसे ही मैं बोरॉन में जाऊंगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। ये 2s था, ये 2p1 हो गया। तो एक प्रोटॉन वापस कहां बढ़ेगा? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ही बढ़ेगा। अब आप गौर करो कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बढ़ेगा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में बढ़ेगा। ऑर्बिट चेंज नहीं होगी लेफ्ट से राइट जाने में। तो होगा क्या? जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते जाओगे, ये जो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इस शेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता जाएगा। मींस किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम की साइज हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। ये सबसे मेन मुद्दा है जो हमें समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम की साइज क्या होगी? छोटी होगी। रीजन कि आप एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन सेम ऑर्बिट में बढ़ रहा है। यही चीज सेकंड पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सब पीरियड के लिए फॉलो होती है। क्लियर? ये था लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम हमेशा क्या होगा? छोटा। अब आप गौर कीजिए, ये 1s1 है, ये 2s1 है, ये 3s1 है, मतलब पहली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में, तीसरी में। तो यहां तो क्लियर समझ में आ रहा है कि आप मतलब टॉप से बॉटम जाएंगे तो ऑर्बिट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। मतलब जो एटम है उसकी साइज भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? डन? तो आप ये एक बार और मैं रिवाइज करवा दूं आपको। आप क्या ध्यान रखोगे कि लेफ्ट से राइट जाने में एटम की साइज छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट चेंज नहीं होती है। लेकिन टॉप से बॉटम जाने में एटम की साइज इंक्रीज होती जाती है, एटम बड़ा होता जाता है, क्योंकि ऑर्बिट क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। ऑब्वियसली जिसमें 3 ऑर्बिट होगी वो जिसमें 1 ऑर्बिट है उससे बड़ा होगा। क्लियर? तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम वापस कहां आते हैं? ट्रेंड्स पे आते हैं। तो ट्रेंड्स पे अगर हम आए तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन पीरियड, अब जो मैंने आपको समझाया, देखिए उससे कैसे समझ में आएगा। एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज
द न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। दिस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स मोर स्ट्रांगली ड्यू टू इंक्रीज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। यही बताया मैंने आपको कि ये जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑर्बिट चेंज नहीं हो रही, उसी ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। क्लियर? दिस रिजल्ट इन पुलिंग द ऑर्बिट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज। इससे क्या होता है, जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के पास आती है और एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पीरियड में अगर हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाएं, अभी जो मैंने आपको समझाया था, ये लिथियम की एटॉमिक रेडियस 1.23, ये बेरिलियम 0.89, 0.80, 0.77, 0.74, 0.74, 0.72, मतलब सेकंड पीरियड में सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन है। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। सेकंड पीरियड में सबसे छोटा कौन, फ्लोरीन है। क्लियर? अब ग्रुप में अगर बात करें, as we move down the group, the number of valence electron in the outermost shell in a given group remains constant, but the number of shells increases. हाइड्रोजन में पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में दूसरी में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में तीसरी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो सब में एक ही है, लेकिन शेल क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। दिस कॉजेज अ प्रोग्रेसिव एक्सपांशन इन साइज as the atomic number belongs larger, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो एटम की साइज या रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लिथियम 1.23, सोडियम 1.57, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जो एल्कली मेटल्स होती है, हमने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ी उसमें हमने समझा एल्कली मेटल्स क्या होती है। तो लिथियम की साइज सोडियम की बढ़ गई, पोटेशियम की और बढ़ गई, रुबिडियम की और बढ़ गई, सीजियम की और बढ़ गई। तो आपको ध्यान क्या रखना है एटॉमिक रेडियस के बारे में कि लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में तो एटम हमेशा छोटा होगा, रेडियस हमेशा कम होती जाएगी, और टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटम बड़ा होता जाएगा, मतलब एटम की रेडियस जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।